दोस्तों एक रियलिटी चेक की बात करते हैं। क्या आपको पता है कि आपका जो बैंक अकाउंट है उसके जो मैनेजर्स होते हैं वो महीने का 40 से 50 हजार कमाते हैं। जो ब्रांच मैनेजर होते हैं वो शायद 80 हजार से 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं। पर उसी बैंक के जो सीईओज होते हैं उनके महीने का करोड़ 1 करोड़ से ज्यादा उनकी सैलरी होती है। ये सिर्फ सैलरी है, स्टॉक ऑप्शंस, बोनस, पर्क्स, बेनिफिट्स ये सब अलग होता है। अब सवाल ये है, क्या इतनी सैलरी वाकई में होती है? क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की सैलरीज देख के एक बात तो क्लियर है, हाँ बॉस, प्राइवेट बैंक्स में करोड़ों का पैकेज पॉसिबल है। हाँ, ये मानते हैं कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्ट्रगलिंग होता है। स्टार्टिंग में अगर आप एज अ फ्रेशर शुरुआत करते हैं तो आपकी सैलरी 15 से 20 हजार महीना होती है। लेकिन वहीं जब आप थोड़ा स्किल्ड होते हो, नॉलेजेबल होते हो, नेटवर्किंग अच्छी बनती है तो आपको अच्छी पोजीशंस मिलती है और उसी के अकॉर्डिंग आपको सैलरी भी करोड़ों तक पहुंच सकती है आपकी। दोस्तों आज हम इस सेशन में बैंक के जो सीईओज हैं वो 2025 में कितनी सैलरी उनको मिली है पूरा कंप्लीट ब्रेकडाउन और रियलिटी चेक समझने वाले हैं, राइट। और प्राइवेट बैंक के साथ साथ हम थोड़ा सा झलक करेंगे गवर्नमेंट बैंक के सीईओज की तरफ भी। चलिए पहले बात करते हैं नंबर 1 पे कौन है। नंबर 1 पे जो फाइनेंशियल ईयर 2025 में सबसे ज्यादा सैलरी किस बैंक के सीईओ ने ली है, चलिए देखते हैं। हमेशा नाम किसका आता है? एचडीएफसी बैंक का, लेकिन यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया है। सबसे नंबर 1 पे आते हैं अशोक वासवानी साहब, कोटक महिंद्रा के एमडी और सीईओ हैं। इनका टोटल पैकेज इस साल 25 में इन्होंने लिया है 12.95 सीआर रुपीज में, इंडियन रुपीज में, मतलब महीने का लगभग 1 करोड़ 8 लाख के आसपास। हिस्टोरिकली दोस्तों एचडीएफसी बैंक का जो सीईओ हमेशा टॉप पे रहते थे सैलरी चार्ट्स में, लेकिन इस बार वासवानी साहब ने सबको पीछे छोड़ दिया है। तो इनकी सैलरी का थोड़ा सा ब्रेकडाउन ना काफी इंटरेस्टिंग है, उसको देख लेते हैं। इनका ब्रेकडाउन क्या क्या है। बेसिक सैलरी थी इनकी 4.93 सीआर, वेरिएबल पे यानी कि परफॉर्मेंस बेस्ड जो इंसेंटिव था 6.52 सीआर, जो टोटल पैकेज का 44% बन गया। उन्होंने 18,580 स्टॉक ऑप्शन भी रिसीव किए जिनकी एक्सरसाइज प्राइस थी 2,144 रुपए पर शेयर। ये ऑप्शन इनको जो रिडीम करेंगे इसके 4 ट्रेंचेस में 2026 से 2028 के बीच में करेंगे। स्टॉक ऑप्शन का मतलब होता है आपको अपने कंपनी के शेयर्स खरीदने का राइट मिलता है एक फिक्स प्राइस पर, चाहे मार्केट में प्राइस कितना भी हो। एक ट्विस्ट और है इनका, एक ट्विस्ट और समझते हैं। जो वासवानी साहब है उन्होंने जनवरी 2024 में ही चार्ज लिया था सीईओ के तौर पे, मतलब फाइनेंशियल ईयर 24 के लास्ट क्वार्टर में उन्होंने सिर्फ 1.61 सीआर रिसीव किए थे और फाइनेंशियल ईयर 25 में सीधा 12.95 सीआर। ये जंप क्लियरली दिखाता है कि कोटक महिंद्रा बैंक ने उन्हें मार्केट से कॉम्पीट करने के लिए एग्रेसिव पैकेज दिया था। तो वासवानी साहब का थोड़ा बैकग्राउंड भी काफी फैसिनेटिंग है दोस्तों। एक्चुअली इन्होंने 20 इयर्स सिटी ग्रुप में काम किया, फिर बार्कलेस बैंक में काम किया, यूके में सीईओ बने ग्लोबल कंज्यूमर, प्राइवेट, कॉर्पोरेट और पेमेंट बिजनेस के। उसके बाद इंटरनेशनल बैंकिंग एक्सपीरियंस, ग्लोबल एक्सपोजर, ये सब फैक्टर्स थे जो कोटक ने कंसीडर किया। उदय कोटक साहब जो बैंक के फाउंडर थे और सितंबर 2023 तक एमडी और सीईओ भी थे, उन्होंने क्या किया, खुद 1 रुपए लिया एज अ सैलरी। और ये काफी शॉकिंग है दोस्तों। फाउंडर ने 1 रुपए लिया और जो नया सीईओ है उन्होंने 12.95 करोड़ ले रहे हैं। क्या बात है यार, मजा आ गया सुनकर, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा ना। चलिए इंटरेस्ट और जगाते हैं और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नंबर 2 पर कौन है? नंबर 2 पर तो इसमें मुझे लगता है सब गेस कर सकते हो, अपने एचडीएफसी बैंक के ही हैं। नंबर 2 पे हैं हमारे एचडीएफसी बैंक के शशिधर जगदीशन। तो दोस्तों इनको, ये एमडी और सीईओ है, इनका टोटल पैकेज है 12.08 सीआर इंडियन रुपी में, जो कि फाइनेंशियल ईयर 24 के 10.77 करोड़ से 11.96% ज्यादा है। ये प्राइवेट बैंक सीईओज में सबसे ज्यादा सैलरी हाइक थी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। जगदीशन की जो सैलरी है ना दोस्तों, बेसिक 3.03 सीआर, जो इनकी बेसिक है 3.03 सीआर थी। अलाउंसेस और प्री रिक्विजिट्स देखा जाए तो 3.46, बोनस 4.67 सीआर मिला इनको। एचडीएफसी बैंक ने उन्हें कुछ 2,12,000 के आसपास एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस भी ग्रांट किया।
ESOP कहते हैं इसको 2025 में। ESOP का मतलब होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, जिसमें कंपनी या एम्प्लॉयज को अपने शेयर्स डिस्काउंटेड वैल्यू पे, डिस्काउंटेड प्राइस पर देती है, लॉयल्टी और परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड करने के लिए। ठीक है दोस्तों, जगदीशन अक्टूबर 2020 से ये एचडीएफसी बैंक के सीईओ हैं। उन्होंने एचडीएफसी बैंक को कंसिस्टेंटली टॉप पोजीशन पर रखा है। इंडियन बैंकिंग सेक्टर में काफी मार्केट कैपिटलाइजेशन, प्रॉफिटेबिलिटी, एसेट क्वालिटी, हर पैरामीटर पर एचडीएफसी बैंक को लीडर बनाया है इन्होंने, इसलिए उनकी सैलरी जस्टिफाइड करती है बोर्ड को। तीसरे नंबर पर मैंने अभी दिखाया था, तीसरे नंबर पे है हमारे संदीप बख्शी। ये जो कि संदीप बख्शी साहब आईसीआईसी बैंक के एमडी और सीईओ हैं। फाइनेंशियल ईयर 24 में उनका टोटल कॉम्पेंसेशन 9.9 सीआर था। हालांकि फाइनेंशियल ईयर 2025 का एग्जैक्ट फिगर पब्लिकली अवेलेबल नहीं है अभी तक कंप्लीटली रिपोर्ट्स में, पर एस्टिमेट्स के मुताबिक एक प्रेडिक्शन जो लगाया गया उसके मुताबिक ये 10 करोड़ के आसपास है। तो बख्शी साहब का जो जर्नी है ना, ये काफी रिमार्केबल है दोस्तों। 1986 में आईसीआईसी ग्रुप ज्वाइन किया था, आईसीआईसी लोम्बार्ड, आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, कई सब्सिडरीज में काम किया इन्होंने। और अक्टूबर 2018 में जब ये आईसीआईसी बैंक अपने डार्केस्ट फेस में था, आपको पता होगा डार्केस्ट फेस क्या था 2018 का, चंदा कोचर रेजिग्नेशन के एलिगेशंस के बाद बख्शी साहब ने बैंक की क्रेडिबिलिटी रिस्टोर करी। मार्केट कैपिटलाइजेशन अप्रॉक्सीमेटली 5.74 लाख करोड़ तक पहुंचा दिया इन्होंने। बहुत बड़ी बात है यार, मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं ये, और ये XLRI नाम सुना होगा, XLRI से इन्होंने एमबीए किया। XLRI दोस्तों बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, जेवियर लेबर रिलेशन इंस्टीट्यूट, जमशेदपुर के प्रेस्टिजियस 20 स्कूल में से एक है ये। तो चौथे पोजीशन पर कौन है भैया, मेरा फेवरेट है ये, और हम इनसे जुड़े हुए हैं। इनका नाम है अमिताभ चौधरी। नाम आप शक्ल देख रहे होंगे, अमिताभ चौधरी साहब एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025 में टोटल इनका जो 9.11 सीआर इनको मिला था। फाइनेंशियल ईयर 2024 में 9.64 करोड़ था, मतलब एक्चुअली स्लाइट डिक्रीज हुआ, सिर्फ 0.2% ईयर ऑन ईयर की बात कर रहे हैं। इनकी बेसिक सैलरी देखे जाए तो 5.05 सीआर थी। रिटायरल और जो सुपर एनुएशन बेनिफिट था वो 1.53 सीआर था। अब आगे बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सीईओ, जिनका नाम है वी वैद्यनाथन। इन्होंने 5.54 सीआर कमा के फाइनेंशियल ईयर 24 के 5.30 करोड़ से 4.53% ज्यादा कमाया। कितना कमाया? 5.54, 5.5 करोड़ के आसपास। अब प्राइवेट बैंक के सीईओ की सैलरी तो देख ली, अब सरकारी बैंक की भी भाई देख लेते हैं क्या सीन है। यहां ट्विस्ट आ जाता है, जो सरकारी बैंक है ना उनके सीईओ की कंबाइंड टॉप 10 की सैलरी भी प्राइवेट के एक सीईओ से भी कम है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देश की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर बैंक, देश का पब्लिक सेक्टर छोड़ो, एक नॉर्मली देश का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके जो चेयरमैन है दोस्तों शेट्टी साहब। तो ये जो हमारे CS शेट्टी हैं, इनका जो एनुअल कॉम्पेंसेशन था फाइनेंशियल ईयर 25 में वो 63.87 करोड़ नहीं लाख था, 63 लाख। ठीक है, ये इतना इनका पैकेज था, मतलब महीने का अप्रोक्सीमेटली 5 लाख के आसपास। बेसिक सैलरी 26.97 लाख थी, और डियरनेस, डीए जैसे हम बोलते हैं, डियरनेस अलाउंसेस जो है 14.36 लाख। बाकी कंपोनेंट्स 22.54 लाख था। तो दोस्तों डीए मतलब होता है ना डियरनेस अलाउंसेस, जो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के लिए दिया जाता है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को स्पेसिफिकली। सेट्टी साहब को अगस्त में 2024 में अपॉइंट किया गया था आफ्टर दिनेश खरा, जो कि रिटायर हो चुके हैं। उन्होंने क्या किया था फाइनेंशियल ईयर 25 में टोटल रेम्यूनरेशन उनका 43.87 लाख था, क्योंकि उन्होंने सिर्फ पार्ट ऑफ द ईयर वर्क किया था। एसबीआई के एसबीआई के 4 मैनेजिंग डायरेक्टर्स की सैलरी भी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। यहां पे अगर मैं बात करूं ना, अश्विन कुमार तिवारी ने 63.40 लाख रिसीव किया। विनय एम तोनसे ने इन साहब ने 49.12 लाख रिसीव किया। राणा आशुतोष जी ने 26.80 लाख रिसीव किया, और रामा मोहन राव साहब ने 11.85 लाख रिसीव किया। मीडियन रेम्यूनरेशन ऑफ की मैनेजर पोजीशन पर्सनल इंक्लूडिंग सीईओ था 61.37 लाख। अब भैया अगर बात हो रही है बड़े बड़े बैंकों की, सरकारों की, तो क्यों ना हमारा एक बैंक है इंडियन बैंक की बात करते हैं। तो यहां पे इंडियन बैंक के केस कॉम्प्लिकेटेड है। नए चेयरमैन विनोद कुमार जो जनवरी 2025 में अपॉइंट हुए थे,
उन्होंने सिर्फ 8.67 लाख रिसीव किया 2 महीने के लिए। प्रीवियस एमडी और सीईओ जो एसएल जैन का पैकेज 84.38 लाख था। जैन साहब की सैलरी में बेसिक पे 20 लाख, डीए 10.20 लाख और जो एरियर्स था वो 46,344 रुपए का था। इंसेंटिव्स करीब करीब 51 लाख और पीएफ प्लस एनपीएस कंट्रीब्यूशन इनका अप्रोक्सीमेटली 2 लाख का था। एनपीएस वर्ड सुना ना, नेशनल पेंशन सिस्टम या स्कीम, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए रिटायरमेंट बेनिफिट्स देता है सरकारी कर्मचारियों को। अब बात करते हैं एक और सरकारी बड़े बैंक की, जिसका नाम है कैनरा बैंक। तो कैनरा बैंक के एमडी और सीईओ के जो सत्यनारायण राजू हैं, जिनकी टेन्योर दिसंबर 2025 में खत्म होने वाली है, उन्होंने अभी खत्म हो गई है। उन्होंने 63.48 लाख कमा के बेसिक सैलरी 42.41 लाख थी और जो पीएलआई 21.07। पीएलआई क्या होता है? परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव होता है, जो टारगेट अचीव करने पर मिलता है। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। सरकारी बैंक के जो सीईओज हैं, क्या उनको टारगेट मिलता है? एब्सोल्युटली मिलता है और उसका इंसेंटिव भी मिलता है। तो दुनिया में कहीं भी काम कर रहे हो, टारगेट हर जगह होता है, बिजनेस हर जगह देना है। तो अपने माइंडसेट को थोड़ा पॉजिटिव करो। अगर ये सुनते हो कि नहीं सर मुझे टारगेट नहीं करना, दुनिया में ऐसी कोई नौकरी नहीं है जहां पे टारगेट ना करना हो। अगर ग्रो करना है तो टारगेट और सेल्स और बिजनेस पे घुसना पड़ेगा दोस्तों, ये रियलिटी है। मैं नहीं कह रहा, रिसर्च कहता है। मुझे मत गाली देना, रिसर्च करो फिर बात करो, ठीक है। राजू साहब की जो सैलरी है वो ईयर ऑन ईयर 50% बढ़ी थी। ओ माय गॉड, समझ रहे हो? ईयर ऑन ईयर भाई, इतने बड़े लेवल पे जाके अगर 50% सैलरी आपकी एनुअली बढ़ रही है, बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर में इनकी सिर्फ 42.23 लाख थी। ये होता है रियलिटी। चलो आगे बात करते हैं दोस्तों। यहां से हमारा जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी एंड सीईओ है निधु सक्सेना साहब, जो मार्च 2024 में अपॉइंट हुई थी, है ना, अपॉइंट हुए थे और इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 25 में 37.8 लाख रिसीव किया। अब स्टैटिस्टिक देखते हैं। टॉप 10 पीएसयू बैंक हेड्स की जो कंबाइंड सैलरी है फाइनेंशियल ईयर में 5.13 सीआर थी। फाइनेंशियल ईयर 24 में 4.46 सीआर थी। मतलब इंप्रूवमेंट हुआ है पर स्टिल बहुत कम है। कंपैरिजन शॉकिंग है दोस्तों। जगदीशन की अकेली सैलरी 12 करोड़ के आसपास, जो टॉप 10 पीएसयू बैंक सीईओ की कंबाइंड सैलरी से भी ज्यादा है। बिग रीजन टू वरी, ठीक है। दूसरा तरीके से देखें तो पीएसयू बैंक की जो सीईओ की एवरेज सैलरी अप्रोक्सीमेटली 74 लाख है। प्राइवेट बैंक के सीईओ की एवरेज टॉप 5 में 10 करोड़ से ज्यादा ही है। ये डिस्पैरिटी क्यों है? मल्टीपल रीजंस हैं इसके। ये जो डिफरेंस है ना, इसके मल्टीपल रीजंस हैं। पहला है कॉम्पनसेशन स्ट्रक्चर। देखो, सरकारी बैंक में सैलरीज गवर्नमेंट के गाइडलाइंस फॉलो करती है। फिक्स स्लैब है बेस्ड ऑन बैंक साइज और परफॉर्मेंस। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम है। मतलब आप समझो, आप सरकारी बैंक में काम कर रहे हो ना, सरकारी बैंक में जो कर्मचारी होता है वो चाहे जितना परफॉर्म करे, जितना परफॉर्मेंस दे, उसका एक स्लैब फिक्स है। भाई 4 साल में इतना इंक्रीमेंट मिलना है, इतना प्रमोशन मिलना है, उतना ही मिलेगा। लेकिन वहीं पे प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा सा अलग हो जाता है, प्राइवेट बैंक्स में अलग हो जाता है। यहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं, बड़े पोजीशंस की बात कर रहा हूं। कॉम्पनसेशन कौन डिसाइड करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं। इंटरनेशनल बैंक से कंपेयर करके पैकेजेस बनाए जाते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। परफॉर्मेंस बेस्ड वेरिएबल पे का जो कंपोनेंट है वो ज्यादा होता है। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, इंसेंटिव्स वो ज्यादा मिलता है। अब यहां पे दूसरा फैक्टर क्या है? पर्क्स और बेनिफिट्स। सरकारी बैंक के जो सीईओज हैं, कैश कंपनसेशन कम मिलता है, पर्क्स ज्यादा मिलते हैं। सरकारी एकोमोडेशंस एट प्राइम लोकेशन, जैसे दिल्ली मुंबई में बंगलो, जो मार्केट रेंट पे क्रॉस में होंगे, करोड़ में, जब मतलब अगर मैं मार्केट रेंट की बात करूं तो वो करोड़ों में जाते हैं, वो फ्री में मिलते हैं, ठीक है। करोड़ों का बंगला फ्री में। कार, सिक्योरिटी, मेडिकल फैसिलिटीज, ये सब एडिशनल होते हैं, ठीक है। और वहीं पे अगर मैं बात करूं फॉर्मर एसबीआई चेयरमैन रजनीश कुमार साहब की, तो भैया रजनीश कुमार साहब ने एक इंटरव्यू बताया था कि उनकी जो एनुअल सैलरी है वो 28 लाख थी, जबकि वो 50 लाख से करोड़ के बैलेंस शीट मैनेज कर रहे थे। 50 लाख कई बहुत बड़ा बैलेंस शीट मैनेज कर रहे थे 50 लाख करोड़ों का। पर बंगलों का जो रेंटल वैल्यू था ना वो अलग, पेंशन बेनिफिट्स अलग। पेंशन अप्रोक्सीमेटली 1 लाख पर मंथ मिलता है रिटायरमेंट के बाद। मतलब रिटायरमेंट के बाद इनका सही है, 1 लाख रुपए महीना मिल रहा है। प्राइवेट बैंक के सीईओज को कैश ज्यादा मिलता है, पर वो अपना अकोमोडेशन, लाइफ स्टाइल खुद मेंटेन करते हैं। दो ऑब्वियसली 1 करोड़ पर मंथ है तो यार ये सब इजिली हो जाता है। 1 करोड़ एक महीने का, 1 करोड़ भैया ये तो नॉर्मली लोगों का पैकेज नहीं होता। आई एम टॉकिंग अबाउट द सीईओज ऑफ टॉप
प्राइवेट बैंक्स बहुत बड़ा होता है, महीने का 1 करोड़ कमाना बहुत बड़ी बात है। आराम से पैसा बचेगा, सेव भी होगा, इन्वेस्ट भी होगा, बड़ा बड़ा लंबा लंबा इन्वेस्ट होगा। तीसरा एस्पेक्ट समझे, पता है क्या है? परफॉर्मेंस डिफरेंस। सभी पैरामीटर्स पर ना प्राइवेट बैंक बेटर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखो मैं फिर बोल रहा हूं, ये रिसर्च कहता है, रियलिटी कहता है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा। आरओए मतलब रिटर्न ऑन एसेट्स, जो ये मेजर करता है कि बैंक अपने एसेट से कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, कितना प्रॉफिट कमा रहा है अपने एसेट से। आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, जो शेयर होल्डर्स के लिए रिटर्न्स दिखाता है, राइट। एनआईएम क्या होता है? एनआईएम नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जो लेंडिंग और बोरोइंग रेट्स का डिफरेंस है। दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2025 में ना पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने रिकॉर्ड नेट प्रॉफिट 1.78 लाख करोड़ रिपोर्ट किया था। नेट एनपीए जो था 0.52% तक गिर गया, जो मल्टी ईयर लो है। एनपीए का मतलब क्या होता है? एक वर्ड भाई बहुत कॉमन सा टर्म है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो बैड लोन्स होते हैं जिन पर कस्टमर पेमेंट नहीं कर रहे हैं, 90 दिन तक अगर आपने रीपेमेंट नहीं किया तो वो जो पर्टिकुलर लोन है वो एनपीए कहलाता है। पर प्राइवेट बैंक की जो प्रॉफिटेबिलिटी है और एफिशिएंसी है वो काफी ज्यादा बेटर है कंपैरेटिवली, ठीक है। अभी अगर मैं बात करूं ना S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस की रैंकिंग में टॉप 10 बैंक्स में से तो 9 प्राइवेट सेक्टर की ही थी। कोटक महिंद्रा बैंक नंबर 1 पोजीशन पे है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकेले पब्लिक सेक्टर बैंक था जो 7th पोजीशन पे था। अब इसका फोर्थ एंगल पता क्या है? टैलेंट रिटेंशन और अट्रैक्शन। टैलेंट रिटेंशन और अट्रैक्शन समझना दोस्तों, प्राइवेट बैंक्स ग्लोबली कॉम्पीट करती है टैलेंट के लिए। वासवानी साहब को बार्कलेज से लाया गया, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस वाले लीडर को अट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटिटिव पैकेज देने पड़ते हैं, ठीक है। सरकारी बैंक में इंटरनल प्रमोशंस ज्यादा होते हैं, ऑफिसर्स प्रोबेशनरी लेवल से स्टार्ट करते हैं, डिकेड्स तक यानी कि 10 साल में वो 10 साल तक काम करते हैं, फिर वो एमडी सीईओ बनते हैं, चेयरमैन लेवल तक जाते हैं, ठीक है। लॉयल्टी इंस्टीट्यूशनल नॉलेज है, लॉयल्टी है, इंस्टीट्यूशनल नॉलेज है, पर ग्लोबल एक्सपोजर कभी कभी लिमिटेड रहता है। अब पांचवा फैक्टर क्या है? रिस्क और आपका अकाउंटेबिलिटी। प्राइवेट बैंक सीईओस का टेन्योर परफॉर्मेंस लिंक्ड होता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन गिरे, शेयर प्राइस ड्रॉप होगा, शेयर होल्डर प्रेशर आ जाए, इमीडिएटली क्वेश्चन उठते हैं, बोर्ड स्क्रूटनी इंटेंस होती है। आपने सुना होगा दोस्तों, जब भी कोई प्राइवेट बैंक्स में ना कोई ऐसी न्यूज आती है कि आरबीआई ने इन बैंक्स पे इन चीजों पे पेनल्टी लगा दी या बैन कर दिया, तुरंत क्या होता है? तुरंत कुछ सेकंड्स में शेयर मार्केट इफेक्ट करता है। कुछ सेकंड्स में क्या होता है? उनका शेयर्स गिरने लगता है, और भले ही उनका एक शेयर 5 रुपए गिरे, 10 रुपए गिरे, एक शेयर की प्राइस 5 रुपए भी अगर गिर रही है तो एक बड़े लेवल पे सोचिए कितना 100 कितना 1000 करोड़ का नुकसान होता है उस बैंक को। यह होता है प्राइवेट बैंक्स में। सरकारी बैंक के सीईओस को 3 साल टेन्योर मिलती है, जनरली 3 साल की टेन्योरिटी मिलती है। गवर्नमेंट अपॉइंट होती है, पॉलिटिकल फैक्टर्स भी रोल प्ले करते हैं, और कभी कभी इसमें ऐसा होता है, और अकाउंटेबिलिटी शेयर होल्डर्स के बजाय गवर्नमेंट और पार्लियामेंट को भी ज्यादा होती है इसमें, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, क्या यार इतनी सैलरी जस्टिफाई है? क्या ये सैलरी जस्टिफाई करता है? तो समझो, आर्गुमेंट इन फेवर देखते हैं। पहला, स्केल ऑफ ऑपरेशंस। एचडीएफसी बैंक का बैलेंस शीट 30 लाख करोड़ से ज्यादा है। बैलेंस शीट समझते हो ना दोस्तों? बैलेंस शीट का मतलब होता है कि एक कंपनी का हाल चाल कैसा है, एक कंपनी की हेल्थ कैसी है, वो कैसे हम पता करेंगे? बैलेंस शीट के जरिए पता करेंगे। बैलेंस शीट दिखाता है कि एक कंपनी कितना प्रॉफिट में है, कितना उधार लिया, कितना खुद का चीज कंपनी के पास है, वो बैलेंस शीट दिखाता है, जिसमें लायबिलिटी, एसेट्स और इक्विटी होता है। लायबिलिटी मतलब उधार कितना है कंपनी का, एसेट्स मतलब कंपनी के पास ऐसे कौन से पैसे और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो फ्यूचर में कंपनी बेचेगी तो उसको फायदा होगा, और इक्विटी कंपनी खुद की क्या क्या चीजें हैं, तो ये सब दिखाता है बैलेंस शीट। अगर आपसे मैं पूछूं आपकी हेल्थ क्या कैसी है, तो आप क्या करोगे? आप बताओगे मुझे मेडिकल रिपोर्ट्स दिखा के, वैसे ही बैलेंस शीट है, कंपनी का हेल्थ कार्ड है। तो बैलेंस शीट जो यहां पे है ना दोस्तों, एचडीएफसी का जो बैलेंस शीट था वो 30 लाख करोड़ से ज्यादा का है, एसबीआई का 50 लाख करोड़ से ज्यादा। ये मैसिव ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक ये मैसिव और बड़े बड़े ये कंपनीज हैं विथ लाख ऑफ एम्प्लॉइज। सोचो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, लाखों में लोग काम करते हैं दोस्तों। सीईओस डिसीजन डेली करोड़ रुपए इंपैक्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कंपैरेबल है लार्ज मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओस के। दूसरा परफॉर्मेंस रिलेशन है, यानी कि बैंक जो हायर सैलरी देती है ना, वो जनरली बेटर परफॉर्म भी करती है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल है, वेल मैनेज्ड है, स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस है,
सीईओ क्वालिटी डायरेक्टली इंपैक्ट करता है शेयर होल्डर रिटर्न्स को। ये फैक्ट है, ये रियलिटी है। तीसरा है मार्केट बेंचमार्किंग, ग्लोबल मार्केट बेंचमार्किंग। ग्लोबली बैंक सीईओस करोड़ों में कमाते हैं। जेपी मॉर्गन चेस के सीईओ जो है अपने जैमी डिमॉन का कंपनसेशन $10 मिलियन में है एनुअली। कैलकुलेट नहीं करना अभी मुझे मैं कैलकुलेट करूंगा हार्ट अटैक आ जाएगा यार, क्यों कैलकुलेट करना। इंडियन प्राइवेट बैंक सीईओज अभी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कम, बहुत कम कमाते हैं यार, बहुत कम कमाते हैं। मैं एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट बैंकर को जानता हूं पर्सनली, जो मेरे रिलेशन में आते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर है बैंक ऑफ न्यूयॉर्क में, और उनकी जो सैलरी है, उनकी सैलरी एक्चुअली करोड़ों में है। वो वीपी लेवल पे, वाइस प्रेसिडेंट लेवल पे काम करते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, और उनका करोड़ों का पैकेजेस है। लेकिन उनका जो इंसेंटिव्स आता है वो उनकी सैलरी से ज़्यादा आता है। तो काट पिटा के अगर मैं बात करूँ ना, महीने का तो कम से कम 20 से 25 लाख रुपए बहुत आराम से कमा लेते हैं वो। ये रियलिटी है। देखो दोस्तों, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट भी स्ट्रांग है। पहला, इनइक्वलिटी। देखो एवरेज एम्प्लॉय जो है एचडीएफसी बैंक में ऑन एन एवरेज 10 लाख 20 लाख 10 लाख 15 20 लाख का पैकेज होता है, सीईओ का 12 करोड़ होता है। लेकिन डिफरेंस भी है, सीईओ का जो ब्रांड वैल्यू होता है वो कंपनी का या बैंक का जो ब्रांड वैल्यू होता है वो सीईओ के नाम से बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड होता है। थोड़ा सा यहां पे सिस्टमैटिक रिस्क भी आता है, सिस्टमैटिक रिस्क भी है। बैंक्स पब्लिक डिपॉजिट मैनेज करते हैं, कॉमन पीपल का पैसा है, कॉमन लोगों का पैसा है। सीईओ हाई सैलरी अल्टीमेटली कस्टमर से ही आ रहा है थ्रू फीस और चार्जेस। एथिकल क्वेश्चन है कि क्या इतना वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन जस्टिफाइड है? प्रॉफिट आ रहा है तो है, बिल्कुल है, लेकिन इसमें सबके अलग अलग अपने थॉट प्रोसेस होते हैं, अलग अलग अपने रिसर्च होते हैं, अलग अलग अपने व्यूज होते हैं। तीसरा, यहां पे अगर मैं नेगेटिवली बोलूं थोड़ा सा, तो सरकारी बैंक कंपैरिजन करा जाए तो गवर्नमेंट बैंक भी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन मैनेज करती है, रूरल बैंकिंग, फाइनेंशियल इंक्लूजन, गवर्नमेंट स्कीम इंप्लीमेंटेशन। पीएसयू बैंक, सरकारी बैंक बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करती है। यहाँ पे उनके जो सीईओज होते हैं वो कम क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो प्राइवेट हैं, तो मतलब इसलिए कि प्राइवेट है तो ज्यादा। ये आर्ग्यूमेंट थोड़ा वीक लगता है, ठीक है यार, अभी डिपेंड करता है। अगेन मैंने कहा ये अलग अलग स्टडीज होती है, अलग अलग व्यूज होते हैं सबके। दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 25 में ना एक और ट्रेंड दिखा, हायरिंग और एट्रिशन। एचडीएफसी बैंक ने 49,713 नए एम्प्लॉयज हायर किए, जिसमें से 35,933 मेल और 13,780 फीमेल थे। पर एट्रिशन रेट 27% से गिर के 23% हुआ फाइनेंशियल ईयर 24 से 25 में। ठीक है, एट्रिशन रेट मतलब क्या होता है समझना। एट्रिशन का मतलब होता है कितने एम्प्लॉय जॉब छोड़ रहे हैं एनुअली। अब देखो, अब आप बोलोगे सर जॉब लोग इसलिए छोड़ते हैं कि प्रेशर होता है। मैं बहुत क्लियर कर देता हूं, जो लोग बैंक में ऑलरेडी 10-12 लाख कमा रहे हैं, इसका मतलब वो 5 साल 8 साल 10 साल 12 साल का एक्सपीरियंस है। और जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, देखो उनको पता है कि बैंक फेसिंग रोल है, कस्टमर फेसिंग रोल है, तो वहां पे टारगेट और जो प्रेशर है दैट्स अ पार्ट ऑफ जॉब, पार्ट ऑफ लाइफ, राइट। हम प्रेशर नहीं खेलेंगे, हम यहां पे रियलिटी चेक करेंगे। रियलिटी क्या है, कोई बैंक क्यों छोड़ता है? बैंक छोड़ने का सिंपल सा मतलब है कि दूसरे बैंक में क्या हो गया, दूसरे बैंक में अच्छा हाइक मिल गया। ये बैंक छोड़ने का सबसे बड़ा मकसद होता है लोगों का, क्योंकि प्राइवेट बैंक्स में यही है कि भाई दूसरा बैंक आपको अच्छा पैकेज दे रहा है, स्विच कर जाओ। ये रियलिटी है, यही होता है। एक्सिस बैंक ने ना 31,674 नए एम्प्लॉयज हायर किए थे फाइनेंशियल ईयर 25 में, जिसमें से 10,000 से ज्यादा डायरेक्टली कैंपस और एकेडमी अलग अलग प्रोग्राम से आए थे। फाइनेंशियल ईयर 24 में एक्सिस ने 40,000 हायर किए थे। फाइनेंशियल ईयर 25 में अभी थोड़ा सा हायरिंग स्लो हुई है। और एसबीआई ने 1770 ऑफिसर्स हायर किए फाइनेंशियल ईयर 25 में, और 14,191 क्लरिकल वैकेंसीज के लिए एडवर्टीजमेंट इशू किया फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए। ठीक है, तो ये आपको पता होगा, राइट। एसबीआई अब ट्रेडिशनल एडवर्टीजमेंट से आगे बढ़ रहा है, सोशल मीडिया लेवरेज कर रहा है, हेड हंटर्स यूज कर रहे हैं और वीडियो कैंपेन्स बना रहे हैं, स्पेशली जेनजी टैलेंट अट्रैक्ट करने के लिए। आपको पता है पहले क्या होता था, आपको सरकारी बैंक्स में एसबीआई, कैनेडा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, दोस्तों इन बैंकों में ना पहले सिर्फ 2 ही पोस्ट होती थी जिससे हायरिंग होती थी, एक होता था क्लर्क और एक होता था पीओ। लेकिन अब हालात जज्बात वक्त पूरा बदल चुका है दोस्तों। अब ये जो प्राइवेट बैंक्स करते हैं जो पोजीशंस, राइट, हायर, वो ये भी हायर कर रहे हैं, जैसे सेल्स मैनेजर, जैसे रिलेशनशिप मैनेजर्स, आपके इक्विटी डीलर्स, क्रेडिट एनालिस्ट, ये आप पोजीशंस प्रॉपर आती है। कुछ पोजीशंस प्रॉपर कॉन्ट्रैक्चुअल होता है, कुछ पोजीशंस फुल टाइम भी होती है, लेकिन पैकेजेस बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, राइट। तो यहां पे अभी क्या है कि दोस्तों एम्प्लॉय एक्सपेंस भी काफी बढ़ रहे हैं पूरे बैंकों में। कोटक महिंद्रा बैंक के टोटल एम्प्लॉयज की अगर एक्सपेंस की बात करें ना, वो 15.6% बढ़ के 11,964 करोड़ हो गए हैं फाइनेंशियल ईयर 25 में।
एवरेज एम्प्लॉय का जो है पैकेज 12 लाख से बढ़कर 13 लाख हो गया है। हेड काउंट 75,000 से ज्यादा हो गया है मार्च 25 तक। अब तो लाख क्रॉस हो गया। मोस्टली बड़े बैंक में 1 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। एसबीआई की टोटल वर्कफोर्स की बात करें तो 2,36,226 के आसपास है, जिसमें से 65,000 कुछ वुमेन एम्प्लॉयज हैं। और ये बात बता रहा हूं मैं, मार्च 25 का डेटा है ये। दोस्तों मीडियन एम्प्लॉय सैलरी यहां पे 13,90,000 यानी कि 14 लाख के आसपास इनका सैलरी है, जो ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट दिखा है पहले से। ठीक है। और एक्सपर्ट यूनियन यहां पे क्या कहते हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो एक्सपर्ट ओपिनियंस क्या है यहां पे, जो सीईओ की सैलरी पर कुछ एजेंसीज है। क्रिसिल, एक CRISIL है, ये रेटिंग है। क्रिसिल का फुल फॉर्म आप नीचे मुझे बताना, क्रिसिल क्या है दोस्तों, कमेंट पे बताना। क्रिसिल रेटिंग के जो कृष्णन सीतारमन है, ये एक्सप्लेन करते हैं कि PSU जो सरकारी बैंक है, उनकी सैलरी वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर फॉलो करती है, जबकि प्राइवेट बैंक में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है। प्रेस्टीज और पर्क्स सरकारी सीईओज को कॉम्पनसेट करते हैं टू सम एक्सटेंट। ठीक है। और वहीं पे अगर मैं बात करूं ना, कुछ ग्रांट थॉर्नटन और केयर रेटिंग्स के जो एनालिस्ट हैं, वो कहते हैं कि भैया परफॉर्मेंस बेस्ड कॉम्पनसेशन प्राइवेट बैंक को एडवांटेज देता है। हाई परफॉर्मर्स रिवॉर्ड होते हैं, जो कल्चर ऑफ एक्सीलेंस क्रिएट करता है। ठीक है। और ओवरऑल देखो, सरकारी बैंक के सीईओज की सैलरी भी बड़ी है, पर स्टिल मैसिव गैप है प्राइवेट सेक्टर से, है ना। कंबाइंड, अगर मैं वही बात बार बार आ रही है कि भाई कंबाइंड 10 सरकारी सीईओज 5.13 CR कमा रहे हैं, जबकि टॉप 1 प्राइवेट सीईओज 12.95 करोड़ कमा रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन पता क्या है, एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन समझते हैं दोस्तों। IT सेक्टर के जो सीईओज होते हैं ना, उनको देखो, TCS, इन्फोसिस, विप्रो के जो सीईओज होते हैं, वो 15 से 40 करोड़ का उनका एनुअली होता है। राइट। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऑटोमोबाइल कंपनीज के सीईओज भी सिमिलर रेंज पे हैं। फार्मा सेक्टर में भी सीईओज जो है वो सैलरी करोड़ों के, उनके काफी करोड़ों के पैकेजेस होते हैं, काफी कॉम्पिटिटिव है। राइट। कस्टमर पर्सपेक्टिव से देखा जाए ना, कस्टमर अगर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो सैलरी डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं करती। बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट रेट, फीस, ये प्रॉफिटेबिलिटी और कंपटीशन से ड्राइव होते हैं, नॉट सीईओ सैलरी। सीईओ कॉम्पनसेशन टोटल एक्सपेंस का छोटा सा एक फ्रैक्शन है लार्ज बैंक्स में। अब बात करते हैं यहां पे फाइनल टेक अवे है क्या। देखो यार, फाइनेंशियल 25 के सीईओ सैलरी डेटा से यह है कि एक प्राइवेट वर्सेस पब्लिक सेक्टर डिवाइड वाइडनिंग है, काफी ज्यादा डिफरेंस है। दूसरा, परफॉर्मेंस बेस्ड कॉम्पनसेशन कल्चर सोलिडिफाई हो रहा है प्राइवेट बैंक्स में, यानी कि जितना ज्यादा काम करोगे उतना ज्यादा इंसेंटिव कमाओगे। तीसरा है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इंप्रूव हो रही है रेगुलेटरी पुश से। पहले सुना होता था कि भाई बैंक अपने मनमानी करते हैं, बैंक अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट। लेकिन अब आप ना जरा रिसर्च करोगे, आपको पता चलेगा इस बार 2025 में RBI ने बहुत सारे बैंकों में पेनल्टी लगाई है। कई करोड़ का पेनल्टी चार्जेस RBI को मिला है। ठीक है। तो यहां पे एक और है, इनइक्वालिटी क्वेश्चन अनरिजॉल्व्ड है, लाइक करोड़ कमाने वाले सीईओज और 1000 कमाने वाले एम्प्लॉइज, ये गैप सस्टेनेबल है लॉन्ग टर्म इकोनॉमिकली और सोशली के लिए। देखो, मानते हैं यार, एक्सपीरियंस के साथ साथ सैलरी और पैकेजेस बढ़ता है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मार्केट कंडीशन आगे होगा क्या यार, हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल ईयर 2026 में क्या होगा, मार्केट कंडीशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, रेगुलेटरी चेंजेस, सब फैक्टर सीईओ सैलरी को इन्फ्लुएंस करेंगे। ठीक है। ट्रेंड वेरी क्लियर गाइस, टॉप टैलेंट को अट्रैक्ट और रिटेन करने के लिए कॉम्पिटिटिव कॉम्पनसेशन जरूरी है। आपके पास टैलेंट है, आप भले ही सेल्स ऑफिसर हो, आपने अच्छा परफॉर्म किया है, अच्छा अचीव किया है, टारगेट अचीव किया है, तो आप दूसरे बैंक में आपको अच्छा पैकेज मिलेगा ही मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ये चीजें आप अपने माइंडसेट क्लियर कर लीजिए। प्राइवेट बैंकिंग में यही होता है, जितना ज्यादा आप एक्सपीरियंस लोगे, जितना ज्यादा नॉलेज, जितना ज्यादा अचीवमेंट रहेगा, उतना अच्छा पैकेज होता है। ये रियलिटी है दोस्तों। कमेंट में जरा बताओ यार, आपको क्या लगता है कि सीईओ की सैलरी जस्टिफाई है या एक्सेसिव है। मेरे हिसाब से तो जस्टिफाइड है, बिल्कुल है जस्टिफाई। और क्या आपको पता है कि डीए का फुल फॉर्म क्या होता है, मैंने वीडियो में बताया है, सेशन में बताया डीए का फुल फॉर्म क्या होता है। और लास्ट में एक चीज और, जिसको पता है वो कमेंट जरूर करें। अब आता है असली सवाल, बैंक सीईओज की इतनी बड़ी सैलरी सही है या ज्यादा, आप क्या सोचते हो कमेंट में बताना। डीए का फुल फॉर्म क्या है, और इस तरह की जानकारी के लिए आप बताओ कौन से वीडियो पे, कौन से टॉपिक पे सेशन चाहिए। मैं बहुत जल्दी अब लाऊंगा IPO 2025 में जितने भी IPO आए हैं वो कौन कौन से कंपनी के हैं और कितना प्रॉफिट कितना लॉस किसका हुआ है। तो ऐसी जानकारी के लिए सब्सक्राइब करो दोस्तों, BFSI करियर 24/7, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको नौकरी भी दिलाता है, आपको काबिल भी बनाता है और आपको नॉलेजेबल भी करता है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर बीइंग विद मी, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर और अपने स्किल्स पे काम करते रहिए। मिलते हैं किसी और जॉब अपडेट और सेशन में। थैंक यू सो मच गाइज।